अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कोलिनर्जिक ड्रग्स को, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं फिल वक्त कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। राइट, हम लोगों ने कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा कि आप लोगों के पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक वो जो एंटी निकोटिनिक एजेंट्स होती हैं या फिर एंटी मस्करेनिक एजेंट्स होती हैं। राइट, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो हम लोग ये कहते हैं कि एक एंटी मस्करेनिक एजेंट्स जिसके अंदर आपकी एग्जांपल आती है एट्रोपिन की, और दूसरी आपके पास एंटी निकोटिनिक एजेंट्स आ जाते हैं, यानी कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर निकोटीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। वो वाली ड्रग्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स आ जाते हैं और दूसरे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आ जाते हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो इसको हम लोग मजीद दो क्लासेस में कैटेगराइज कर देते हैं। एक डीपोलराइजर जिसमें एग्जांपल निकोटीन आती है, जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, और नॉन डिपोलराइजर जिसके अंदर एग्जांपल आती है आपके मैकामाइलामीन, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की बात करते हो तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी दो तरह के होते हैं, एक डीपोलराइजर्स होते हैं और एक नॉन डीपोलराइजर्स। डीपोलराइजर में एग्जांपल आती है ट्यूबोक्यूरारिन की, और नॉन डीपोलराइजर्स में एग्जांपल आती है सक्सिनाइल कोलिन की। राइट, डीपोलराइजर्स कौन से होते हैं या डीपोलराइजेशन क्या होती है, नॉन डीपोलराइजेशन क्या होती है, इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। हम लोग दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अभी हम लोग फिल वक्त स्टार्ट करने लगे हैं ट्यूबोक्यूरारिन को। राइट, आप लोग बात करते हो अगर ट्यूबोक्यूरारिन की, जो कि एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी है या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। ठीक है, आप लोग कहते हो ये ट्यूबोक्यूरारिन जो है ये डीपोलराइजर भी है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के साथ साथ ये डीपोलराइजर है। अब डीपोलराइजेशन होता क्या है, हम लोगों ने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन पर मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स या फिर मुख्तलिफ किस्म के गेट्स लगे हुए होते हैं, जिससे आइंस जो है अंदर बाहर आ रहे जा रहे होते हैं। ठीक है, आपके तो सोडियम का अगर इनफ्लक्स हो, यानी कि सोडियम अगर सेल के अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होती है, और डीपोलराइजेशन होने की सूरत में आपकी जो वेसल्स हैं, मसल्स या ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ट्विचिंग हो जाएगी। ठीक है, इनके अकड़ अकड़ जाएंगे मसल्स या फिर जकड़े जकड़े जाएंगे। राइट, अगर आप लोगों के पोटाशियम जो है सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाता है, आउटफ्लक्स होता है, तो इट्स मीन कि रिपोलराइजेशन हो रही है, यानी कि अगर ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है, अगर रिलैक्सेशन हुई है तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। अभी हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ डीपोलराइजेशन की। ठीक है, और नॉन डीपोलराइजेशन वो ड्रग्स जो डीपोलराइजेशन को प्रोमोट करेंगे या डीपोलराइजेशन के अंदर हेल्प आउट करती हैं वो डीपोलराइजर्स होंगी, और जो इस चीज़ को, इस स्टेप को हमारा इनहिबिट कर देती हैं या फिर आप कहते हो कि रोक देती हैं इस स्टेप को, तो आप लोग कहते हो कि वो नॉन डिपोलराइजर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्यूबोक्यूरारिन की। तो आप लोग कहते हो ट्यूबोक्यूरारिन जो है वो नॉन डिपोलराइजिंग है, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर हम लोग इसको क्यों कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले इसको इसको हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि इज अ कॉम्पिटिटिव नॉन डिपोलराइजिंग, ठीक है, इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एंड यूजफुल ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, मसल्स की रिलैक्सेशन कर देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है। राइट, अगर हम लोग इसके फार्माकोडायनामिक्स की बात करें, यानी कि अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म फार्माकोडायनामिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो आप लोग कहते हो कि ये कॉम्पिटिटिवली मतलब कि कम्पीट करती है, कंपटीशन लगाती है एसिटाइल कोलिन के साथ, ट्यूबोक्यूरारिन के, नहीं भाई मैंने इसके साथ बाइंड करना है इस निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ। ठीक है, और इसको इसको निको एसिटाइल कोलिन को इधर निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं होने देती, ट्यूबोक्यूरारिन खुद आती है और इस निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड कर जाती है। राइट, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्लियरली आपको नजर आएगा कि ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, जिसके अंदर ये साइनेप्टिक वेसिकल है, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन फील्ड है। जब कभी अगर इस न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम आता है, कैल्शियम आइंस अंदर आते हैं, तो क्या होता है, ये वेसिकल जो ये फट जाती है, मेम्ब्रेन के साथ लगकर फ्यूज हो जाती है और ये एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर ये अपने रिस्पेक्टिव जो भी इसका जो रिसेप्टर होता है उसके साथ जाके बाइंड करती है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने ट्यूबोक्यूरारिन दी हुई है तो ये इसके साथ कंपटीशन लगाती है, compete करती है और इसको बाइंड नहीं होने देती और खुद इसके साथ जाके बाइंड कर जाती है। इसके साथ बाइंड करके ये ऐसा नहीं है कि एसिटाइल कोलिन का एक्शन ये एक्टिवेट करेगी, नहीं, ये जाके बस सिर्फ बाइंड करती है और इसके एक्शन को स्टॉप कर देती है। राइट, इसके साथ साथ ये काम क्या करते हैं, ये नॉन डिपोलराइजर है। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगी, सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देगी। हम लोगों ने बात की थी ना यहाँ पर कि
अगर सोडियम आयन अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है। ये क्या है, नॉन डीपोलराइजर है, तो क्या करेगा, ये सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देगा। बिल्कुल इसी तरह से सोडियम की एंट्री अंदर नहीं होगी, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, ये नॉन डिपोलराइजेशन कर रहा है। डिपोलराइजेशन करता तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती, ये नॉन डिपोलराइजेशन कर रहा है या नॉन डिपोलराइजर है, तो ये मसल की रिलैक्सेशन कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से कि ये एसिटाइल कोलिन को दूसरी तरफ ये अटैच या बाइंड नहीं होने दे रहा, तो क्या कर रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को भी स्टॉप कर रहा है, यानी कि उसको भी पैरासिम्पैथोलिटिक एक्शन अपना एक्टिवेट कर रहा है, राइट। तो हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं दैट एट लो डोजेज, कम खुराक में, इट कम्पीट विद एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन के साथ कम्पीट करता है, यानी कि कॉम्पिटिशन लगाता है, एंड बाइंड्स विद निकोटिनिक रिसेप्टर, और निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है और इनहिबिट कर देता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचा लेता है, यानी कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें एट हाई डोजेज, अगर हम लोग इसके ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये नॉन डिपोलराइजिंग के तौर पर मीन एक्ट करता है, यानी कि मजीद ये क्या करेगा, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देगा, यानी कि रिलैक्स कर देता है ये मसल्स को। इसी वजह से हम लोग इसको सर्जरी के दौरान इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जो भी मतलब कि जो सिक्रीशंस हो रही हैं वो मीन ना हो, स्टॉप हो जाएं। और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग चाह रहे होते हैं कि ना लाइक आप लोगों के यूरिनरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वो रिलैक्स हो जाएं, ताकि फिर लाइक आपका जो यूरिन फ्लो है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी। एंड स्टॉप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट कम्पीट विद एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन के साथ कंपटीशन लगाता है, इस वजह से हम लोग इसको कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर का नाम भी देते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ स्पोर्टिव एजेंट या स्पोर्टिव ड्रग के तौर पर एनेस्थीसिया के दौरान, ठीक है। एनेस्थीसिया के साथ अगर हम लोगों ने सर्जरी के दौरान हमने एनेस्थीसिया देना है, तो एनेस्थीसिया के साथ हम लोग इसको देते हैं ट्यूबोक्यूरारीन को, जो कि हमारे मसल्स को, यानी कि जो हम लोग चाह रहे होते हैं कि मीन अननेसेसरी ओपनिंग्स हैं वो क्लोज हो जाएं, ताकि मसल जो है थे पहले नॉर्मल थे, अब वो रिलैक्स होकर यानी कि ओपनिंग्स जो हैं वो बंद हो जाएं, ताकि कोई भी अननेसेसरी या फिर अनडिजायर्ड जो मेन सिक्रीशंस हैं वो ना हो, ठीक है। आप कहते हो थेराप्यूटिकली, इट मीन दीज ब्लॉकर्स आर यूज थेराप्यूटिकली एज स्पोर्टिंग ड्रग, यानी कि एडिटिव या फिर एडजुवेंट के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हो, यानी कि इजाफी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करते हो इन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी टू रिलैक्स स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। इसके साथ साथ आप लोग कहते हो इन इन एजेंट्स को आप लोग इस्तेमाल करते हो टू फैसिलिटेट इंटूबेशंस एज वेल एज ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इंटूबेशन के तौर पर, यानी कि अगर आप लोगों ने आर्टिफिशियल, आप लोगों ने कहते हो कि आप लोग कहते हो अगर आप लोगों ने कोई कैन्योला या फिर कोई ट्यूब किसी भी मीन ऑर्गन कैविटी के अंदर अगर आप लोगों ने पास करवानी है, तो अब आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, आप लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट थिंग, आप लोग बात करते हो फार्माकोकाइनेटिक्स की, यानी कि हमारी बॉडी का इफेक्ट हमारी ड्रग पर क्या पड़ता है, तो आप लोग कहते हो कि जितने भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं इसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं आईवी या इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे कि ये लिपोफिलिक मीन बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक इन नेचर नहीं है, इस वजह से ये इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत कम है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम ही ये जज्ब करती है या फिर रसाई करती है, और इसी तरह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती। और ज़्यादातर जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं या ब्लॉकर्स हैं वो मेटाबोलाइज नहीं होते, यानी कि अपनी हालत को तब्दील नहीं करते, नॉट मेटाबोलाइज, और वो अपनी उसी मीन अनचेंज्ड हालत में ही वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर चले जाते हैं, राइट। ये हम लोगों ने कंप्लीट की अपनी ड्रग जिसका नाम था ट्यूबोक्यूरारीन, जो कि डीपोलराइजर थी। सेकंड हमारी ड्रग स्टार्ट होती है नॉन डीपोलराइजर्स, यानी कि सक्सिनाइल कोलिन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सक्सिनाइल कोलिन क्या होती है। सक्सिनाइल कोलिन की अगर आप लोग बात करो, तो आप लोग कहते हो सक्सिनाइल कोलिन जो है वो डुअल प्रॉपर्टी रखती है या फिर डुअल नेचर रखती है, और ये एक बिल्कुल एक्सेप्शनल केस की तरह है आपके आपके इस चैप्टर में, या फिर आप लोग कहते हो इस क्लास के अंदर एक एक्सेप्शनल केस है। क्योंकि ये डुअल प्रॉपर्टीज रखी है, एक एक तरफ मीन एक एक्शन दिखाते हैं, जबकि मीन थोड़ी सी खुराक के साथ, या फिर आप लोग कहते हो एट द सेम टाइम वो अपना दूसरा एक्शन भी दिखाती है। किस तरह से आप लोग कहते हो कि ये डीपोलराइजर है, ठीक है। डीपोलराइजर के साथ साथ ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग भी है, यानी कि पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग भी है। अच्छा, पहले हम लोग एक दफ़ा इसके फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें। आप लोग कहते हो इसको आप लोग इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हो, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बहुत थोड़ा है, और अगर हम लोग इसका इफेक्ट बॉडी में रखना चाहते हैं तो हम लोग इसको इन्फ्यूजन के तौर पर देते हैं, यानी कि ड्रिप के जरिए आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते रहते हो, ठीक है। अब होता क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर हम लोग देखें, तो आप लोग कहते हो एक दफ़ा मीन एक एक साइड पर ये क्या करिए,
कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर compete करती है एसिटाइलकोलिन के साथ, और ये सक्सिनाइलकोलिन आकर इस रिसेप्टर पर आकर बाइंड कर जाती है, ठीक है। यानी कि एसिटाइलकोलिन को नहीं बाइंड करने देगी, खुद आकर बाइंड कर जाएगी और अपमीन इफेक्ट स्टार्ट कर देगी, ठीक है, और एक्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन की तरह ही एक्ट करने लगेगी, राइट। और इसके साथ साथ ये क्या करती है, सोडियम आयन को अंदर आने की परमिशन देती है, यानी कि ये मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करती है। अगर तो ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बढ़ाती है, तो यानी कि ये मसल्स को रिलैक्स कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सोडियम आयंस को अगर अंदर आने देती है, तो क्या कर रही है, ये डीपोलराइजेशन कर रही है, और डीपोलराइजेशन का मतलब हो गया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कर रही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स यानी कि मसल ट्विचिंग, यानी कि मसल्स का ऐसे अकड़ जाना या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, ऐसे अकड़ जाना। क्या अब होगा कि पहले तो ये यकदम क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देती है आपके पट्ठों की, मसल्स की, लेकिन उसके थोड़े ही टाइम के बाद ये क्या करती है, रीपोलराइजेशन कर देती है, सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देती, और मीन अब अंदर नहीं आएगा तो डीपोलराइजेशन स्टॉप हो जाएगी, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होगा कि रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स आ जाते हैं। जिनके मसल्स आपके पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए थे, अब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए, और क्या होगा कि पैरालिसिस हो जाएगी, यानी कि आपके जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि इंसान पैरालिसिस की सिचुएशन में आ जाता है। मीन ये वाला जो फेज है, फेज 1, ये ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, जबकि फेज 2 जो है ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा बॉडी के अंदर, राइट। अब अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ें, तो आप लोग कहते हो कि डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग सक्सिनाइलकोलिन अटैचेस या बाइंड्स टू द निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है एंड एक्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन की तरह ही एक्ट करती है। दिस ड्रग रिमेन्स अटैच टू द रिसेप्टर फॉर लॉन्गर टाइम, ये इसी रिसेप्टर के साथ बहुत टाइम के लिए उसके साथ ही बाइंड रहती है, जुड़ी रहती है, और प्रोवाइड करती है कांस्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, और स्टिमुलेट करके रखती है आपके रिसेप्टर को। एज ए रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल अकर, और नतीजतन क्या होगा कि आपके स्केलेटल मसल जो हैं वो क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसको आप लोग नाम देते हो फास्सिकुलेशन का या फिर मसल ट्विचिंग का, ठीक है। और उसके बाद ही आफ्टर दिस पैरालिसिस अकर, उसके फौरन बाद ही थोड़े टाइम के बाद जो है वो पैरालिसिस हो जाते हैं, यानी कि आपके मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, मेम्ब्रेन मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसका आप लोग नाम देते हो पैरालिसिस का, राइट। आप लोगों के ये दोनों के दोनों फेजेस, फेज 1 जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, और फेज 2 जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग इसके थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हो, तो आप लोग कहते हो इसको एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के लिए इस्तेमाल करते हो। एंड एंडोट्रेकियल इंटूबेशन एक इज अ प्रोसेस इन विच यू प्रोवाइड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, यानी कि आर्टिफिशियली आप लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हो अपने पेशेंट को, जब कभी मीन लाइक ड्यूरिंग सर्जरी, अगर आप लोगों को डर है, खदशा है कि हाँ जी पेशेंट जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर सकता या नहीं कर सकेगा, मीन इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोग आर्टिफिशियली अगर बाहर से रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो फिर आप लोग आई मीन एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के लिए सक्सिनाइल कोलिन का इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करो तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी मीन बाकियों से डिफरेंट हैं। एज फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हो कि हाइपरथर्मिया हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर इसको लेने से मुज़र असरात जो हैं वो कौन से हैं, हाइपरथर्मिया यानी कि दर्जा हरारत का बढ़ जाना, बॉडी के दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है, या हाइपर कैलीमिया हो जाता है यानी कि पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, या फिर अपनिया हो जाता है। अपनिया अपने जो है वो दो लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है। अपनिया इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका जो कि दो लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है। ए मतलब कि नॉट, एंड निया मतलब कि ब्रीदिंग, यानी कि अपनिया जिसका मतलब है ब्रेथलेस ड्यूरिंग नाइट, यानी कि सांस का ना आना, दम घुट जाना, किस टाइम पे, रात के वक्त, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि फर्दर आगे लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहें तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।